हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशन के साथ आता है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला चीज़ आपको क्या ज़रूरी है, पैराग्राफ जो टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, कभी-कभी आप देखोगे यार, एक तो नए लैंग्वेज पे सवाल आते हैं जी एडवांस के अंदर, ठीक है ना? और थोड़े से कभी-कभी लेंदी भी मिल जाते हैं। आप बच्चे सब्जेक्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि आप रिपीटेशन मोड पे जाते हो। यानी पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हो रहा है, अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, तो आप हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दोगे बच्चे। है बच्चों, तो आपका जे एडवांस का टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आपका जे एडवांस 2026 14 मई को स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सबको मोटा मोटा पता है कि जे एडवांस का 2 अटेम्प्ट यानी 2 पेपर होता है, ठीक है। पहले शिफ्ट में एक मॉर्निंग और फिर सेकंड शिफ्ट में आपका दूसरा पेपर होता है। हम यहाँ पे जो बात करने आए हैं बच्चे, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करने आए हैं पेपर अटेम्प्ट के स्ट्रेटेजी पे। क्योंकि जे एडवांस का एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डिफरेंट होता है रादर देन जब आप जे मेंस का पेपर देते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन उसी के बारे में करने जा रहे हैं बच्चे। तो होपफुली कि आप लोग इसे अच्छे से सुनोगे और समझोगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो बच्चे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज आपको करना ही करना है। आप समझिए, ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है टेस्ट के अंदर। क्या सर, अभी तक आप जितना भी पेपर दिए होगे आपने कभी भी पेपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा होगा, बट जे एडवांस के पेपर में आप ये चीज मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जे एडवांस का पेपर का जो पैटर्न है बच्चे वो प्रिडिक्टेड है नहीं, ठीक है ना। हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशन के साथ आता है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला चीज़ आपको क्या ज़रूरी है, आपको मेक श्योर करना होगा। क्या करना होगा? पहला, सर मार्किंग ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मार्किंग का मतलब सर ईच सेक्शन, जो आपके पास हर सेक्शन आपको मिलेगा उसमें सर मार्किंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपको अपना पहला स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। समझ में आया? तो आप पहला काम जरूर करोगे कि आप इंस्ट्रक्शन में जितने भी मार्किंग स्कीम है कि सर मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या 3 नंबर का है, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेरे पास पार्शियल मार्किंग है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरा नेगेटिव ही आ गया हो, ठीक है। तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी होगा पेपर इंस्ट्रक्शन का। पेपर इंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहला ध्यान दोगे मार्किंग का, कि आपको हर सेक्शन में कितना मार्किंग है। दूसरा, आप मेजर फोकस करोगे कि सर नेगेटिव मार्किंग किस सेक्शन में है बच्चे। ये चीज आपको थ्रू आउट दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसे रखे आप या अपना काम, अपना पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना। तो पहला काम इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना और इन दोनों चीजों पे फोकस करनी है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है और कौन सा सेक्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग है। डू वी एग्री? ठीक है। इसके बाद बच्चे आपके पास जो कहानी निकल के आता है वो होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन का बच्चे। वो आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जनरली तौर पे आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन भी मिलता है, सिंगल चॉइस ऑप्शन, और जिसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी आंसर के साथ रहता है, ठीक है ना। फिर आपको इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप का एक सेक्शन मिलेगा, एक पैराग्राफ टाइप का सेक्शन मिलेगा और एक मिलेगा मैच द कॉलम टाइप का सेक्शन। 4 सेक्शन मेजर पोर्शन पे आपको नजर आता है बच्चे। अब कहानी है कि सर क्या मैं पेपर को शुरुआत से स्टार्ट करूं, या फिर सर मेरे पास कुछ ऐसा कहानी है कि जिससे मैं अपना टाइम बचा लूं, सर कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करने से। अब ये भी बड़ा एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देख, सबके ना कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं पहले चॉइस करूंगा तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि सर मल्टीपल चॉइस में सिंगल चॉइस क्वेश्चन को पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, प्रायोरिटी नंबर 1। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चे? क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन छांटना है बच्चे, ठीक है ना। इट विल इजी। समझ में आ रहा है
कि सर ये वाला काम करना मेरे लिए बहुत इजी पार्ट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर चारों में से कोई ऑप्शन मैच किया यानी वो मेरा सही आंसर है, बट मैच नहीं किया तो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं जाएगा बच्चे। इस चीज़ का हम खासा ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला प्रायोरिटी जो चॉइस होना चाहिए वो सिंगल चॉइस होना चाहिए। सेकंड जो मेरे ख्याल से आपका चॉइस होना चाहिए वो होना चाहिए पैराग्राफ टाइप का या फिर मैच द कॉलम टाइप का। इन दोनों में से आपको आप अपने हिसाब से, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा होता है कि उनको मैच द कॉलम थोड़ा लेंदी कभी कभी बना दिया जाता है, ठीक है ना, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ छोटे भी मिल जाते हैं जो समझने में आसान है। अब सर इन दोनों में अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं मैच द कॉलम को प्रायोरिटी नंबर 2 पे लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप कभी कभी मैच द कॉलम का आंसर या ऑप्शन चेक करते हो ना बच्चे, तो उसमें आपको हर चीज को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें आपको कभी कभी दिखेगा कि सर पी का फर्स्ट से मैच कर रहा है, फिर ऑप्शन बी पी का फर्स्ट से, ऑप्शन 3 भी पी का फर्स्ट से। तो मैं मेजर पोर्शन में प्रोबेबिलिटी मान के चलूंगा कि पी का कॉलम जो है वो फर्स्ट से मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है कि सर क्यू में शायद अलग अलग हो, तो मैं केवल क्यू वाले का भी कभी कभी सॉल्व करके ना चीजें का आंसर निकल जाता है। इस बात से आप अगर एग्री करोगे मेरे ख्याल से, इस वजह से मैं इसको अपना प्रायोरिटी 2 पे मान के चल रहा हूं कि अगर मैं मैच द कॉलम अपना प्रायोरिटी 2 नंबर पे रखूंगा। मैं बच्चे प्रायोरिटी 3 नंबर पे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन करता हूं। अब देख इसमें भी एक बड़ा उम्दा पॉइंट है कि सर पैराग्राफ जो टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी आप देखोगे यार एक तो नए लैंग्वेज पे सवाल आते हैं जी एडवांस के अंदर, ठीक है ना, और थोड़े से कभी कभी लेंदी भी मिल जाते हैं। अब इसमें आपको दो चीज समझना है बच्चे, लेंदी पैराग्राफ का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो क्वेश्चन बहुत टफ हो। इसलिए आप किसी भी पैराग्राफ टाइप को इस बिहाफ पर छोड़ के मत आना या लास्ट अटेम्प्ट मत करना जस्ट बिकॉज कि वो लेंदी है, ठीक है। स्टिल पैराग्राफ टाइप में आपके पास जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो कोलिंग्ड होते हैं बच्चे। मैं इसको प्रायोरिटी 3 पे क्यों रखा हूं, क्योंकि अगर मैंने पैराग्राफ पढ़ते हुए ये क्रैक कर लिया कि सर मेरा बेसिक कॉन्सेप्चुअल है क्या, तो बिलीव मी अगर पैराग्राफ टाइप में दो क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं उस पैराग्राफ से, दोनों को दोनों आपके हो भी जाएंगे। हाँ ये भी बात है अगर मुझसे क्रैक नहीं हुआ तो दोनों नहीं होंगे, बट मोर और लेस मैं इसको प्रायोरिटी 3 पे इसलिए रख रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं जब क्वेश्चन पढ़ के देखूंगा पैराग्राफ का तो ये मेरे को समझ में आ जाएगा क्या ये डुएबल है या नहीं है। अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ वेल एंड गुड है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, मैं अटेम्प्ट करूंगा। बट अगर पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी हवा लग नहीं रहा है, सर मैं क्या टाइम वेस्ट करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट इसको प्रायोरिटी 3 पे रखने का लॉजिक क्या है कि अगर क्रैक हो गया तो आपके एक साथ दो सवाल क्रैक होते हैं बच्चे, समझ में आया, ठीक है। इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी नंबर 3 पे रख रहा हूं। प्रायोरिटी नंबर 4 पर मैं इस सेक्शन को रख रहा हूं बच्चे। अब इसमें भी दो होते हैं, एक इंटीजर टाइप एक न्यूमेरिकल टाइप। इंटीजर टाइप में तो आपका सर एग्जैक्ट डिजिट ही आता है, 1 आ गया, 13 आ गया, 100 आ गया, ठीक है। बट न्यूमेरिकल टाइप में आपका डेसिमल डिजिट में भी आता है, ठीक है। इंटीजर टाइप है या न्यूमेरिकल टाइप है बच्चे, इसमें चांसेस है ना कि आपको गलत अगर कर भी रहे हो और सामाओ आपने कुछ मिस करके आपने आंसर निकाल भी लिया, तो भी एक तो इंटीजर टाइप में आपको पता चल जाता है गलत है कि लेट सपोज मैंने कुछ क्वेश्चन किया, मैंने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट शायद मेरे दिमाग में आया और मैं उसको करता हुआ चला गया। अच्छा करने के बाद अगर मुझे इंटीजर नंबर नहीं मिला यानी इसका मतलब है कि मैं गलत कर रहा हूं सर, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग से तो मैं बच जाऊंगा। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये चीज समझ में ही नहीं आता है क्योंकि सर डेसिमल में भी वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो मैं अटेम्प्ट तो करूंगा, सही है, और इसमें भी अगर इंटीजर लास्ट में सॉल्व करने पर मिल गया इसका मतलब मैंने लगभग लगभग सही ही किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी मिस कतार गलत भी हो जाए, बट मोर और लेस अगर आपका सॉल्व करने पर इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि सर है तो सही मेरा सवाल, समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल वाले को सबसे लास्ट पे रखना बच्चे, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें होता है डेसिमल डिजिट पे। अगर लेट सपोज क्वेश्चन करने के बाद भी मेरा थोड़ा बहुत मिस आउट हो रहा है बच्चे, मेरा आंसर भी आ गया और मेरे को थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, ठीक है ना।
इसलिए मैं इसको लास्ट ऑप्शन पे यानी लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हूं। सेक्शन वाइज कैसे बांटा हुआ है, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं किस तरह से प्रायोरिटी वाइज करने के लिए बोल रहा हूं, ये मैं आपको समझाने में सक्षम हो रखा हूं। इसके बाद की कहानी आती है बच्चे कि सर सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरा। अब सब्जेक्ट ऑर्डर का ना बच्चे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि पहले फिजिक्स कर दो क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ना ही कोई टीचर से केमिस्ट्री वाला कह सकता है कि सर पहले केमिस्ट्री ही करना चाहिए, ना ही कोई कह सकता है मैथ्स पहले करना चाहिए। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है बच्चे। इसमें जो भी कर सकता है ये आप अपनी सहमति के हिसाब से करेंगे। सहमति क्या होना चाहिए कि सर आपको पता होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है बच्चे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे अपना बोलता हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने टाइम पर था फिजिक्स, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। सेकंड स्ट्रॉन्ग मेरे पास था मैथ, और मुझे पता था मेरा जो थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है केमिस्ट्री। यानी बच्चे अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पहला प्रायोरिटी फिजिक्स था, फिर सेकंड मैथ था और फिर थर्ड सर केमिस्ट्री था। समझ में आ रहा है? तो मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करता था। एग्री है? अब इसमें भी आप समझना बच्चे, इसमें भी दो तरह की चीजें निकल के आते हैं। आई होप कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं आप इससे एग्री होगे। सर व्हाट इफ कि मेरा केवल एक ही सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और बाकी दो सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग ना हो, ठीक है? तो यह मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला सकता, या मुझे ये पता है कि मैं पेपर में अगर 17 यानी फिजिक्स में 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं मुश्किल से अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी एडवांस के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन कर पाता था। उनके लिए मैं अब स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। आप बच्चे सब्जेक्ट ऑर्डर नहीं बल्कि आप रिपीटेशन मोड पे जाते हो, यानी पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है आपसे वो अटेम्प्ट करते हो बच्चे। समझ समझ में आया? ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? सर जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी मैं ले दे के जब भी मैं अपना टेस्ट वगैरह देता था तो उसमें 17 में से 4-5 क्वेश्चन तो निपटा ही देता था अच्छे से। उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चे कि आप पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लाइन से जाएंगे। लाइन से जाने के बाद जो जो आपसे बन पा रहा है बच्चे पहली नजर में वो सारा अटेम्प्ट करोगे आप, सारा का सारा, कोई कुछ नहीं छोड़ोगे। फिर ये आपका होगा फर्स्ट, फिर सेकंड रिपीट करोगे। सेकेंड रिपीट में आप फिर ये ऑर्डर पे जाओगे कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में सेकंड रिपीट में मैं जब मोड पे जाऊंगा तो मैं पहले क्या चूज करूंगा। अब मैं चूज करूंगा सर मेरे हिसाब से मेरा जो केमिस्ट्री अच्छा है मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा फिर फिजिक्स फिर मैथ करूंगा। समझ में आया? तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि हम लोग जब पेपर दे रहे थे उसमें मेरा बहुत अच्छा होल्ड हो रहा था पेपर में, तो वो हमेशा बच्चे सब्जेक्ट ऑर्डर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से आप जाना। बट अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे आप हमेशा किस बिहाफ पर जाओगे, पहले आप पूरा पेपर देखोगे, जो आपसे पहली नजर में बन पा रहा है सर सब करोगे। हो सकता है फिजिक्स में केवल एक ही क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन करके केमिस्ट्री में जा। केमिस्ट्री में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में जा, मैथ में हो सकता है एक ही क्वेश्चन बने। ये 4 क्वेश्चन तो आपका सट्ट से हो गया, एटलीस्ट एक 4 क्वेश्चन पे तो कमांड बना अपना। फिर हम जाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। समझ में आया? तो हम जब भी सब्जेक्ट ऑर्डर पे जाएंगे इस चीज का आप पहले से ही ध्यान रखते हुए काम करोगे, ठीक है? इसके बाद व्हेन टू स्किप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। देख जेई में क्या होता है ना बच्चे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके पास, करते हुए जाते हो, आपको शायद स्किप करने का कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है। बट जेई एडवांस में बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब स्किप कर दूं मैं क्वेश्चन। क्या? क्योंकि देख है तो सारे ही नहीं क्वेश्चन। ऑफ कोर्स एडवांस का पेपर है सर, अच्छा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कुछ का कभी कदार कुछ देखे दिखाए क्वेश्चन आ जाए, बट मोर और लेस तो अच्छे ही क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। अब बिना अटेम्प्ट किए आप कैसे बोलोगे सर इसको स्किप करूं, है ना? तो पहले तो आप क्वेश्चन करते हो बच्चे, और ये स्किप का मोड आप हमेशा ट्राई करते हो कि सर पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे होते हो ना, लेट सपोज मैंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना शुरू किया,
ठीक है ना। फिजिक्स मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें मेरे पास टोटल पेपर 1 में 17 क्वेश्चन थे। अब इन 17 क्वेश्चन में मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, सही है। पहला मेरा प्रायोरिटी क्या होगा कि क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करके मार्क करना है ऐसे क्वेश्चन जो देखे हुए से लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? देखे हुए से लग रहे हैं। समझ में आया? तो उनको तो मैं कर लूंगा सर, और देखे हुए से लग रहे हैं तो आपको एक मोर और लेस आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरह के पैटर्न पे मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बट कभी कभी आपको प्रायोरिटी 2 पे कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे रीड करने पर जो आपको लगेगा कि न्यू टाइप है। अब क्या ऐसा जरूरी है न्यू टाइप है तो आप कर नहीं सकते हो सकता है दिमाग में आइडिया क्लिक करे, ठीक है ना। तो न्यू टाइप है तो ऑफकोर्स सी बात है आप एक प्लान करते हो, दिमाग में एक प्लान आता है कि सर इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। मैं अटेम्प्ट करूंगा बट पहली दफा नहीं, पहले मैं ये वाला अटेम्प्ट करूंगा। अब मैं वो क्वेश्चन मार्क करूंगा जो नए टाइप के दिख रहे हैं। मैं एक बार अटेम्प्ट करूंगा, पहली दफा नहीं आया और फिर भी दिमाग में क्लिक कुछ नहीं कर रहा है, तुरंत स्किप करवाओ, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे एडवांस का पेपर आपको ज्यादा स्कोरिंग के लिए नहीं है, ये है कि आपका क्या जो किया हुआ क्वेश्चन है बहुत डीप थॉट का, वो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, स्किप कर देना बच्चे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच्चे रीड करने पर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। अगर आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है बच्चे रीड करने पर, स्किप, तुरंत स्किप, कोई दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्किप कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बच्चे आता है टाइम का ब्रेकअप, कि सर 3 घंटे का टाइम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को क्या एक एक घंटा दूं, क्या किसी को ज़्यादा दूं किसी को कम दूं। तो बच्चे मैं आपको सच बताऊं, टाइम का इसमें ब्रेकअप ना करना थोड़ा तो मुश्किल काम है, ठीक है ना। अब फिर ये यहाँ पे वही निकल के आता है कि सर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेट सपोज मेरा स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, मैं कहीं ना कहीं सर इसको ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम दे देता हूँ। क्योंकि बच्चे क्या है ना कि मुझे पता है कि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नए क्वेश्चन को मैं अच्छा डील करके ये क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूँ। अब इसके लिए तो मुझे चाहिए होगा ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, तो शायद मेरे हिसाब से आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा कम भी टाइम दो जो चलेगा। क्यों? क्योंकि वीक सब्जेक्ट पे यार अगर मैं आपसे कहूँ कि नया क्वेश्चन आ गया, एक तो वो वैसा ही वीक है, उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते हो भाई, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत टाइम भी दे दोगे तो क्या मतलब निकल के आएगा, समझ में आया? तो आप हमेशा टाइम ब्रेकअप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से ही करोगे, ठीक है। तो मैं समराइज करता हूं बच्चे जल्दी से। पहला, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, देखोगे कि कौन से सेक्शन पॉजिटिव मार्किंग के हैं, कौन से नेगेटिव मार्किंग के हैं, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या उसमें पार्शियल मार्किंग है या नहीं, एग्री। फिर सेकंड आप जाओगे, सेकंड आप पहले चेक करोगे कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। अब अगर मैं बहुत अच्छा हूं, अपना टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं, तो आप हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दोगे बच्चे, कि मेरा स्ट्रांग फिजिक्स है तो मैं पहले फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री करूंगा। समझ में आया? अब अगर मेरे पास सर बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है ड्यूरिंग द अपने प्रिपरेशन में एडवांस के पेपर में, तो मैं बच्चे कभी भी प्रायोरिटी अपने सब्जेक्ट वाइज नहीं देता हूं, बल्कि मैं पूरा पेपर एक नज़र में पढ़ता हूं और देखता हूं कि जो होने लायक है, वो भले एक सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन होने लायक हो, मैं वही क्वेश्चन करूंगा। समझ में आया? और एक बार जब मैं पूरा रीअटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट कर लेता हूं पेपर, जितने बन पाते हैं उतने बनते हैं, फिर सेकंड राउंड अटेम्प्ट करता हूं, फिर मैं सोचता हूं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर टाइम लगा के मैं आउट ऑफ बॉक्स चीजें जो कर सकता हूं वो करूंगा। इसके बाद मेरे पास आता है बच्चे कि कोई भी
सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में सर कौन सा क्वेश्चन पहले प्रायोरिटी पे करें? तो बच्चे मैं आपको फिर से एक बार ये चीज बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए सिंगल चॉइस को, फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी देना चाहिए मैथ द कॉलम को, फिर पैराग्राफ, फिर इंटीजर और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। इस चीज का ध्यान रखा रहेगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपके पास कहानी आता है बच्चे व्हेन टू स्किप। आप पहली नजर में क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको लगता है कि देखा देखा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से करूंगा आंसर आ जाएगा, आप तुरंत करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, नए तरह का क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में थोड़ा बहुत क्लिक करता है कि सर ये चीज मेरा क्लियर हो जाएगा। आप वो न्यू टाइप के हैं, बट फिर भी आपके दिमाग में एक प्लान है सॉल्व करने का, सॉल्व कर। अगर उस ड्यूरेशन में भी आपको क्लिक नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, स्किप कर। तीसरा, कुछ क्वेश्चन हमेशा आपको नजर आएंगे जो लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, स्किप कर देना बच्चे, ठीक है। उसके बाद टाइम, ये बच्चे प्योरली प्योरली पेपर को देखने के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से आप हमेशा उन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना एडवांस के पेपर में जो आपका स्ट्रांग पॉइंट हो। आई होप कि मैं जो चीज़ बोला हूँ उससे आप लोग एग्री हो गए और थोड़ा बहुत आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि आपको पेपर के टाइम में किस तरह का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ठीक है। होपफुली बच्चे कि आप लोग अपना बेस्ट करके आए हो, बेस्ट करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम पीडब्ल्यू विद्यापीठ कि आप जितना प्रिपरेशन किए हो होपफुली आप उसका फल मिले, इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो, होपफुली कि आपका तबीयत सही हो। और लास्ट में लीस्ट बट नॉट लेस इम्पॉर्टेंट कि बच्चे अभी 2 दिन आपको अपना माइंड बहुत बैलेंस्ड रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, दैट्स इट। 2 दिन का प्लान मेजर पोर्शन में आप यही करोगे, ठीक है। ओके अच्छा, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर जे एडवांस 2026। होपफुली कि आप लोग फोड़ के आ जाओगे।